इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट 4। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ 2-4 लाइंस लिख लो इसमें, इंट्रोडक्शन इसका। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? पिछले चैप्टर में ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे थे बार बार कहीं कहीं करंट, जहाँ भी करंट दिखाई देता है उसके आसपास क्या दिखाई देता है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशनशिप निकाल रहे थे। जो ये दीदी बैठी हुई है अभी, ये बता नहीं पा रही थी। बी डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल किसके बराबर था? और ये क्या रिलेशनशिप बता रहा है? ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशनशिप तो बता रहा है, ये तो बता रहा है। आपने सबसे पहले कौन सा लॉ पढ़ा था? बियो-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वहाँ क्या था? करंट था, तो करंट की वजह से क्या पैदा हुई थी? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या पढ़ा था इसमें? एक लॉ और था, एम्पीयर लॉ, तो ये रहा। और कहीं था कुछ पढ़ा आपने? जहाँ भी आपने पढ़ा, स्ट्रेट कंडक्टर में, कहीं पर भी आपने कुछ भी पढ़ा, आपने सब जगह करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप भी तो पढ़ रहे हो कि भैया इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं तो इस चैप्टर में उल्टा आएगा। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके भी करंट ला सकते हैं? यहाँ पर यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर कैसे काम करता है वो हमें पहली बार समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल। क्या कह रहे आप? कौन कुछ कह रहा था? नहीं, वैसे लिखिएगा। Oersted found, लिखो, that when we pass current, Oersted found that when we pass current through a conductor, अभी ना आज तो अच्छा लग रहा होगा, आज तो मजा आया। निकुंज को बड़ी परेशानी, निकुंज तो कह रहा हूँ, है ना, कि चिड़िया, इसमें से चिड़िया बढ़िया पालनी है क्या? तो बड़े बड़े बाल लगते हैं यार घर में। फाउंड दैट व्हेन वी पास करंट थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट। Therefore, out of magnetic field, out of electric current, we are able to get magnetic field. We are able to get magnetic field. Full stop. अब एक लाइन छोड़कर लिखिए। Faraday suggested that if it is possible to get current out of magnetic field, Faraday suggested, पहले हमने क्या लिखा था? Current through, Faraday suggested that it is possible to get current out of magnetic field. It is possible to get current out of magnetic field. And this is all about phenomenon of EMI, electromagnetic induction. अभी हम फैराडे के लॉ पढ़ने ही वाले, तो आपको आज मैं बहुत सारे वीडियोस लाया तो लाइक कलर हो रहा हूँ, कोई आई बीच में। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिए, हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, बल्कि फाई की जगह हम इसको यहाँ पर फाई बी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फाई ई हम पढ़ चुके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। Magnetic flux, collection of magnetic field lines, is called magnetic flux.
इसका भी ट्रीटमेंट बहुत हद तक वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हो तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कभी आपस में काटती नहीं थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जहाँ ज़्यादा होती थी पर यूनिट एरिया, वहाँ हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ऐसा ही यहाँ पर आएगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है पर यूनिट एरिया, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक, आगे देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट्री एरिया इज डिफाइंड एज, magnetic flux through an elementary area is defined as कुछ फर्क है? पिछली बार क्या लिखा था? E डॉट डी एस। पिछली बार क्या लिखा था? E डॉट डी एस। अब क्या लिख रहे हो? B डॉट डी एस। कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। आगे लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज गिवन बाय, magnetic flux through a surface is given by ये S नीचे लिखा जाता है मतलब सरफेस इंटीग्रल। आगे बोलूं, एक हमने पीछे 2 दिन पहले पढ़ा था B डॉट डी एस फॉर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म पढ़ा था। क्या लिखा था उसमें? B डॉट डी एस 0। याद दिलाना क्या था मतलब? थोड़ा तेज बोलो। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। हमने परसों भी पढ़ा था, परसों यानी पिछली क्लास में। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म B डॉट डी एस 0। क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए तो B डॉट डी एस माने फ्लक्स कितना आता है? 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान लो एक मैग्नेट है, सिंपल भाषा में, यहाँ से 10 फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, यहाँ से 10 फील्ड लाइन एंटर, नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो B डॉट डी एस यानी नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। आगे लिखो, फॉर ए फ्लैट सरफेस, फॉर अ फ्लैट सरफेस फाई इज इक्वल टू B डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। इसमें फर्क थोड़ी है, ये एलिमेंट्री एरिया हुआ। जैसे आदित्य बाबू, अगर हमारा इस तरह का कुछ सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या करते थे? यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेते थे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते थे, फिर डीएस की डायरेक्शन लेते थे, फिर एंगल निकालते थे। लेकिन जब हमारे पास वेल डिफाइंड सरफेस होगा तो फिर मैं एरिया ले लूँगा, फिर मैं वो एलिमेंट्री एरिया लेने की जरूरत क्या है? जैसे फॉर ए फ्लैट सरफेस अगर मैं बात करता हूँ, ये आ गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा हाथ देखना, ये एरिया है, इसका एरिया है ए। मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी, तो फ्लक्स कैसी होगी? मैक्सिमम। इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा तो, ये बात मैंने पहले भी ऐसे ही समझाई थी आपको कि यहाँ से बहुत सारे वो तीर से जा रहे हैं, समझ लो, ऐसे इमेजिन कर लो, यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, उनको रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं इसको मैक्सिमम तरीके से मैं इनको रोक सकूँ या पार करवा सकूँ इसमें, तो मैं ऐसे ही करूँगा इसको। जैसे जैसे मैं इसको टेढ़ा करता जाऊँगा, ये 3 यहाँ से कम निकलेंगे, और कम और कम और कम, कितने हो गए? 0 हो गए बिल्कुल। उसके बाद फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर मैक्सिमम हो गए। यानी जब फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा, और एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मुझे बताना जरा इसमें फ्लक्स मैक्सिमम कैसे आई? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे आती है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। अब तुमने यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही है, बीच में तुमने यहाँ पर एरिया लगा दिया है, ठीक? इधर की तरफ ये वेक्टर कौन सा कहलाएगा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही है, बी भी इस तरफ ही है। बी और ए में एंगल कितना हो गया? 0, cos 0। तो फ्लक्स कितनी हो गई? यही तो करना, यही तो करे जाना। देखो बेटा, और अभी तक जो लिखा है उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कोई एरिया ऐसे बना देता हूँ, ये कोई एरिया ले लिया मैंने यहाँ, इसका एरिया वेक्टर आ गया इधर को
बी वेक्टर आ गया इधर को, ये आ गया इनके बीच में, बी ए कॉस थीटा। ये भी तो पता होना चाहिए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा। तीन चीज पर फ्लक्स डिपेंड है। देखो if area is held perpendicular to magnetic field, थीटा कितना आएगा 90, थीटा कितना आएगा, शर्म नहीं आती है, अभी करा था मैंने, कितना आएगा अभी कितना आएगा, अगर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फिर अभी क्यों बोल कह रहे हो 90, क्या ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, इधर को, हमने क्या करा इसको एरिया को परपेंडिकुलर रखा, एरिया वेक्टर किधर डालोगे, इधर, एरिया वेक्टर में और बी में एंगल कितना है, फिर 90 को बोल रहे हो भाई, cos 0 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, सॉरी फ्लक्स कितनी आ गई, V into A, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हो। और एरिया अगर पैरेलल आएगा तो if area is held parallel to magnetic field, बोल भी दिया था कभी भी क्लास में, थीटा कितना 90 cos 90 0, तो मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स कितनी हो गई 0। और अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो एंड बी हो, देखो इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, यही यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, इसके साथ लिख दो, इसके साथ, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, यशिका वो NIA किसका फॉर्मूला था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, नहीं तो बोल दिया ना, उसके अलावा कौन सा था, m इंटू 2l, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, m इंटू 2l, m माने छोटा m माने कोल्सटन। आगे लिखो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, काव्य नया चैप्टर पीछे से कोई लेना देना नहीं है इसका, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कर चुके हैं पहले एक बार, क्या होता है, नहीं वेबर, ऐसा यूनिट होती है वेबर, लिखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट होती है वेबर, और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आज आप लोग लिखे हमने, मैं नहीं करा रहा, अभी लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख कर दिखाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का पूर्वी लिखो जल्दी से, विश्वकर्मा लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने में कब शुरू करें, आज से, पिछली बार भी बोला था तुमने, बेटा ऐसे मत कर, इनके साथ तो लगे, उनके ऊपर भी कितनी जिम्मेदारी है ना, उनको खराब आएंगे तो कितना उनको भी बुरा लगेगा, तो उनके लिए भी सोचा करो, वो भी तो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ना। फिर हाँ जी बोलिए, हाँ चीकू बता जरा, मैग्नेटिक फील्ड के कितने फॉर्मूले जानता है, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, कहीं से भी उठा लो,
बी का तो नहीं निकल रहा होगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकल रहा होगा। क्यू बी साइन थीटा लगा दो, बिल साइन थीटा लगा दो, कहीं से भी निकाल लो। तो छोरे 11वीं करी थी कि नहीं? फोर्स का क्या होता है, यहाँ से क्या निकालना चाह रहा है, बी का निकालना चाहता है ना, फोर्स अपॉन आई एल। फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2। करंट का क्या होता है, 80। करंट का 80 होता है। हट दे तुम्हारी, लेंथ का एल हो गया, एल से एल हट गया तो क्या बचा, एम टी माइनस 2 ए। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, निकला बस। फ्लक्स होता है बी ए, बी का तुमने निकाल ही दिया, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एरिया का एल स्क्वायर। हाँ भाई कविराज बदमाश चले तेरा आएगा नहीं आंसर। छुट्टी उट्टी ना करा तो रौनक सी खत्म हो जाती क्लास की सारी। लाइट चली गई देख, सारी तो रोशनी तेरे आने से होती है। आज ही आ गया ना तभी तो लाइट चली गई, मतलब जरूरत नहीं है मेरी। अब चमक रहा लड़का इतना तो दिखने की जरूरत नहीं। हटा दूं, क्यू बी साइन थीटा से भी बी निकाला जा सकता है, और जितने फॉर्मूले आपको मालूम है अब तक पिछले चैप्टर में करके आए हो, किसी से भी निकाल लो। करंट का एम्पियर और चार्ज का एटी। कहाँ से फॉर्मूला कौन सा उठाया था, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। आगे लिखते हैं जी फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड फैराडेज लॉज। प्रार्थना करो प्रोफेसर लाइट डाले वीडियो दिखाने का। देखिए अगर हम कोई कॉइल ले लें और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर किसका आता है, किसका आता है, टू डिटेक्ट एंड मेजर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर एक कॉइल ले ली, जरूरी नहीं है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लेने वाले, आप सिंगल टर्न ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बराबर में आप एक मैग्नेट ले लो, नॉर्थ रखो साउथ रखो कुछ भी रखो। जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके पास लाओगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया इस तरफ, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, करंट आया। आप देख रहे हो कुछ हो रहा है ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो, करंट से क्या बनती थी, मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ रहा है। आप जैसे इसको इसके पास लाते हो, पहले इसके आसपास कोई फील्ड लाइंस नहीं थी, बिल्कुल अलग था। इसके आसपास कोई फील्ड थी नहीं, कोई बैटरी वैटरी लगी हुई है कुछ नहीं, कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा था। इसमें करंट का कोई सोर्स भी नहीं है मेरे पास। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लाए। जैसे मैग्नेट को इसके पास लाए ये सुई हिल गई। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, करंट आ गया। जब मैं इसको दूर लेकर गया तो डिफ्लेक्शन इधर को आ गया। इसका और दूसरा एक और लॉ आएगा, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये दिखाई देगा, यानी कोई करंट नहीं आएगा। इससे कुछ पता लग रहा है, कई सारी चीजें हो गई हैं। इसके आसपास फील्ड लाइंस थी, बहुत सारी थी ना, इससे फील्ड लाइंस निकल रही थी, है ना। इसके आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। अब ये फ्लक्स पहले इसके साथ तो थी नहीं जुड़ी हुई, धीरे धीरे जब मैं इसको पास लाया और पास लाया और पास लाया तो ये फ्लक्स लाइंस अब इस कॉइल के साथ भी एसोसिएट हो गई। फ्लक्स लाइंस बढ़ी तो डिफ्लेक्शन आया। फिर जब ये दूर ले गया तो फ्लक्स लाइंस घट गई तो डिफ्लेक्शन आया। लेकिन जब मैंने इसको मैग्नेट को उठा के अंदर रख ही दिया तो डिफ्लेक्शन ही नहीं आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदलेगी तो करंट आता है, ये महसूस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट्स है फैराडे के। अभी मैं लाइट नहीं आ रही, लाइट आएगी तो अच्छे दिखेगा। ये मैग्नेट इसके पास जाएगी तो इसके साथ फील्ड लाइंस जो पहले नहीं थी वो इंक्रीज हो जाएंगी।
बढ़ जाएंगी, फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो करंट आएगा। दूर ले जाओगे, फील्ड लाइंस घट जाएंगी तो करंट आएगा। लेकिन आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो कांस्टेंट फ्लक्स से कोई करंट नहीं आएगा। अभी हम इसको लिखने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें पहले कोई ईएमएफ था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, कोई करंट था नहीं। अब आप जब मैग्नेट को इसके पास लाए तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। करंट इंड्यूस हो गया। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूक्शन। इंडक्शन ही है ना, इंड्यूस वर्ड से बना इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस वर्ड से बना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ बढ़ी तो क्या हुआ? करंट आया। घटी तो करंट आया। लेकिन जब कांस्टेंट हो गई तो नहीं आया। इसका मतलब जब फ्लक्स बदलेगी तभी ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ होता है d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसको तेजी से इसके पास लाए। जैसे इसको तेजी से लाए, ये जो पहले डिफ्लेक्शन इतनी हुई थी वो डिफ्लेक्शन इतनी। इसका मतलब जितना तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। ये एक और लॉ है। ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे गए हैं, उसी के वो बता रहा हूँ तुम्हें। फैराडे के एक्सपेरिमेंट से सारे के सारे एज इट इज मैं अपनी नोटबुक में से आपको फोटो खींच के भेज दूँ, कॉपी करने बस आप। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही? जब पहले मैग्नेट नहीं थी, इसके साथ कोई फ्लक्स एसोसिएटेड कर रहे थे, मजा ही आ गया। लाइट आ गई। अगर हम ये कॉइल लेते हैं, ठीक है, इस कॉइल के पास किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आते हैं, हम क्या ढूंढ रहे? हम ये पता लगाने की कोशिश करें। ये तो हमने देख लिया कि इस कॉइल में करंट कब आएगा, जब मैं मैग्नेट को इसके पास लेकर जाऊंगा या मैग्नेट को इसके दूर लेकर जाऊंगा, या पास लेकर जाऊंगा या मैग्नेट को दूर लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ रख के छोड़ दूं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी कांस्टेंट फ्लक्स से करंट इंड्यूस नहीं होता। मैं पूछूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट फ्लक्स से करंट इंड्यूस नहीं होता। फ्लक्स बढ़ेगी घटेगी तब इंड्यूस होगा। जितना तेजी से बढ़ेगी घटेगी उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। ये बात क्लियर है? अब बात ये है कि अगर मैं इसके नॉर्थ, मान लो नॉर्थ पोल है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है? जब मैं पास लेके जाता हूँ तो किसी एक डायरेक्शन में करंट घूमता है, दूर लेके जाता हूँ किसी और डायरेक्शन में करंट घूमता है। वो डायरेक्शन कौन सी, ये पता लगाना है। पता कैसे लगाएंगे? लेंज रूल से। अगर मैं ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। मान लो नॉर्थ पोल है। अब मैं इसको इसके पास लेकर जाऊँगा। जब इसके पास लेकर जाता हूँ तो इसके साथ फ्लक्स चेंज होती है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है एंड दे स्टार्टेड मूविंग। क्या वो चलना चाहते थे? नहीं। भाई जो चीज़ क्या इनर्शिया ही तो है, वो नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती वर्क कर रहे हो और इस मैग्नेट को पास लाने के लिए वर्क कर रहे हो, पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, फ्लक्स चेंज कर रहे हो। लेकिन ये कह रहे हैं भाई हम तो कोशिश ये करेंगे ये ना पास आए। अब ना पास आए, ये मैग्नेट इसके पास ना आए, क्या करेगा? ये इस वाले पोल को नॉर्थ बना लेगा। इस वाले पोल को नॉर्थ कैसे बनाएगा? इस तरफ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो ना, तो हमने पहले करा था, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमता है तो नॉर्थ पोल बनता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो सामने वाला पोल भी नॉर्थ बनेगा ताकि इसको रिपेल कर सके कि भाई पास मत आ। नॉर्थ पोल बनेगा तो कौन सा वाइज करंट घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट इसमें यूं घूमना शुरू कर एक। अब मैं इसको दूर ले गया। इसको क्या, किस चीज से दिक्कत है? मैग्नेट के पास आने से और मैग्नेट के दूर जाने से। यहाँ रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट करंट से, कांस्टेंट फ्लक्स से कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं ईएमएफ। फिर इसको दिक्कत है, ये पास आता है दूर जाता है तब दिक्कत होती है। तब इसको दिक्कत होती है। पास आया तो कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ। अब ये दूर जाने लगा, कह रहा पास आया था अब दूर जा रहा है। कह रहा नहीं, मतलब ये जो मोशन हो रहा है ना, रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में, इसको अपोज करने की कोशिश हो रही है। पास आ रहा है तो पास नहीं आने देता, दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देता, कहता जाए वहीं टिका है। बात समझ लो क्या कह रहा हूँ? तो पास आने को रोकेगा, दूर जाओगे तो दूर जाने को रोकेगा। दूर जाने को कैसे रोकेगा? ये वाला पोल साउथ बन जाएगा। तो साउथ पोल क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो एक बार करंट घूमा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार करंट घूमा क्लॉकवाइज। समझ में आई बात? धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं।
इसमें लॉसेस कम आते हैं उस केस। समझ में आ रहा है? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने इसको वाउंड किया हुआ है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड करने का क्या मकसद है कि परमिएबिलिटी हाई और हिस्टैरिसीस कर्व का जो एरिया आएगा वो कम आएगा उसके। A shaft, it can be rotated rapidly. जो आपका एसी जनरेटर है वो काम कैसे करता है? अगर आपसे 8वीं क्लास में होते मैं पूछता आपसे एसी जनरेटर किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है तो क्या बोलोगे? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? आप क्या करते हो? जनरेटर चलाते हो, देखा है कभी किसी को? ऐसे ऐसे हाथ से घुमाता है शुरू में, उसके बाद उसको घुमाने के लिए क्या करते हो? फिर आप लगा देते हो डीजल इंजन। जो नीचे ये बैंक में यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है ना, नीचे देखते हो आप, बड़े बड़े कमरे के बराबर ये, इसमें जनरेटर तो इतना सही है, छोटा सा जनरेटर होता है, लेकिन बराबर में उसके साथ जगह क्या होती है? इसकी होती है डीजल इंजन की। आपको क्या करना है? डीजल इंजन लगा के आप इसको ऐसे, आपका मेन मकसद है इस कॉइल को घुमाने का। आप इस कॉइल को ऐसे 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 करके रोटेट करते हो। हाथ से तो करते नहीं रहोगे, हाथ से तो करते नहीं रहो। 3 इडियट देखिए ना, तो उसमें वो लास्ट में वो भेड़ की ऊन उतार रहे थे आखिरी के सीन में, उतारते ना वो टक 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 आवाज आई थी। वो क्या कर रखा था उन्होंने? बराबर में स्कूटर लगा रखा था, पता नहीं साइकिल थी, और उससे वो बना रहे थे उसको। करना असल में आपको काम एक ही है, आपको ये जो कॉइल है ना इसे घुमाना है। अब इसे आप इसको साइकिल के व्हील के साथ जोड़ दो, आप इसे कोई पुराना स्कूटर खरीद के उसके साथ जोड़ दो, या डीजल इंजन के साथ जोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें देखना है वो काम। बस हमें घूमना चाहिए। हमारी कॉइल घूमेगी तो तुम्हें मालूम है क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? एंगल बदल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा तो क्या आएगा? EMF आएगा, करंट आएगा। सीधी सी बात यही है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। A field magnet, it may be a strong permanent magnet with concave poles. 2 slip rings S1 and S2. अब आप देखो, ये स्लिप रिंग्स अगर यहाँ पर नहीं होंगे इस तरीके के, अगर ये स्लिप रिंग्स यहाँ पर नहीं होंगे, ये जो तार आ रहे हैं ना, आपको ये जो बिजली बनाई है, जो EMF इंड्यूस हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुआ है, वो निकालना भी तो है। वो करंट निकालोगे कैसे? आपको उन तारों से निकालना भी पड़ेगा इसको, बाहर जहाँ यूज करना है आपने इसको। अब ये अगर तार आपने डायरेक्ट किसी चीज से जोड़ दिए तो ये यूं लिपट के टूट जाएंगे आपस में। सोच के देखो इस चीज को। ये तार किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये इसके आर्मेचर के साथ जुड़े हुए हैं। आर्मेचर नहीं यूं घूमना है। अगर मैंने यहाँ पर कोई बल्ब कुछ लगा दिया तो ये घूम जाएगा इसके साथ, तार लिपट जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर स्लिप रिंग लगा दी, ये इस स्लिप रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो करंट यहाँ से किस में आया? स्लिप रिंग में। स्लिप रिंग से बाहर कैसे निकालूंगा? यहाँ पर एक कार्बन ब्रश लगा रहता है। कभी मिक्सी ठीक कराने के अक्सर ऐसा होता है, मिक्सी में स्पार्क स्पूक से आने लगते हैं, तो वहां ले जाते हो तो 10-20 रुपए में वो स्पार्क प्लग बदल देता है, वो सॉरी ये बदल देता है कार्बन ब्रश का। ये क्या लगा रखा है इन्होंने? बेसिकली ग्रेफाइट के ब्रश हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां से करंट यहाँ तक आ गया, और ये गोला क्या कर रहा है? ये गोला क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। हमने क्या करा, अब इसमें से करंट, इसका मतलब इसमें क्या है? करंट है। अब मुझे इसको क्या करना है? ड्रॉ करना है, बाहर करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? ग्रेफाइट का ब्रश लगा दिया। इसके पीछे एक छोटा सा स्प्रिंग होता है जो इसको ऐसे दबा के रखता है ग्रेफाइट ब्रश के साथ। अब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इसमें करंट आएगा तो इसमें आएगा, इसमें आएगा तो ये घूम के जहाँ आपको चलाना है वहाँ चला जाएगा। तो तार लिपटेंगे नहीं आपस में। ये क्या है? स्लिप रिंग्स। ये क्या है? स्लिप रिंग्स। एक इस तार के साथ जुड़ गया और एक इस तार के साथ जुड़ गया। समझ रहे हो बात को? ये वाला स्लिप रिंग, हाँ जी बोलिए। स्लिप रिंग तो घूमेंगी ना, स्लिप रिंग घूम रही है, लेकिन उसके साथ ये नहीं घूम रहा आपका तार। अगर ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया होता तो ये तार इसके साथ लिपट जाता ऐसे करके, है ना? ये टूट जाता सारा का सारा। चलो चलाओगे। These are connected to the armature and thus rotate with it. 2 brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load. They provide electrical contact which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes. यही लाइन थी, बता रहा हूँ जैसे में E equals to d phi by dt. Magnetic flux linked with the armature changes. आगे. Continuously. As a result,
an EMF is induced जरा गैल्वेनोमेटर मूवमेंट देखो, जब एक बार यूं होती है तो अलग और दूसरी तरफ होती है तो अलग, अलग अलग तरह से मूवमेंट्स आ रही। in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. कौन सा करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. इस केस में The मैक्सिमम फ्लक्स direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes पहली बार चैप्टर हम करेंगे, इसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब तक हम हर बार लेफ्ट 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 कर रहे थे। रूल वही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पिछली बार क्या था? फोर्स। अब की बार हम बोलेंगे मोशन ऑफ द कंडक्टर। फोर्स ही है, किस तरफ धक्का लगा के उसको मोशन करवा रहे हो। और फिर ये क्या आएगा? ये करंट था, आप बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप देखो इस केस में ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है करंट बी से ए जाएगा या ए से बी जाएगा करंट। तो पहले क्या थी? ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर थी, ठीक। अगर आप इसको नीचे की तरफ ले गए तो आपको सिर्फ अपनी उंगलियों को अपने हिसाब से मूव कराना है, तो आपको पता लग जाएगा करंट ए से बी जाता है या बी से ए जाता है। अभी कराऊंगा, समझ लो पहले। कौन सा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फिर से एक बार अंगूठा, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right hand rule. ये देख सकते हो, ठीक है जी। अब एक बार तो करंट AB में ऊपर को आएगा और आधी रोटेशन के बाद AB जब इधर आ जाएगा तो उसमें दूसरी तरफ को आएगा। कैसे करके देखते हैं। मान लीजिए ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो ये तो अंगूठा मेरा नीचे चला गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये करंट की डायरेक्शन किधर गई? ये करंट की डायरेक्शन किधर गई? बी से ये सीधा चला ना। ये किधर तो जाएगा? नीचे। ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये तो नीचे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई और करंट किधर हो गया? ये तो हो गया। तो करंट आ गया बी से। जब ये घूमकर यहाँ आएगा, जब ये बी ए घूमकर यहाँ आएगा तो इसको उसके बाद किधर जाना होगा? बाहर को। तो ये तो मेरा क्या हो गया? मोशन। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर को हो गया? ऊपर को। पहले करंट कहाँ आ रहा था? यूं। अब करंट कहाँ जा रहा है? हाथ नहीं चलाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से देख लो एक बार। पहली बार में ए बी कहाँ जा रहा है? नीचे को। तो मोशन नीचे चला गया। ये मोशन, अंगूठा, थंब पॉइंटिंग इन द मोशन, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड सामने को, उंगली देखो नीचे वाली, ये वाली किधर गई? नीचे को, यानी करंट आया बी से। अब जब ये घूम के यूं आएगा तो यहाँ करंट, यहाँ पर इसका मोशन किधर को होगा? बाहर को, अंगूठा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ये देखो किधर गई करंट? किधर गया आपकी बार? पहले किधर को गया था? हो गया उल्टा। आधी साइकिल के बाद ही करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। इसीलिए क्या बना रहा है? AC ऑल्टरनेटिंग करंट, AC ऑल्टरनेटिंग करंट। चलो आगे। The current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now, during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again, by Fleming's right-hand rule, current will flow in the direction ABCD, that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes the ABCD, hence the horizontal, and then momentarily at time t sec. This of an armature, a shaft,
An inductor is a very interesting device in that when you simply connect a DC power supply across it, it acts as a magnet. It has many applications across all engineering disciplines. Let's take a logical. अब तक दो डिवाइसेस पढ़ चुके हैं हम, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इस बार इंडक्टर शुरू होगा इस चैप्टर के अंदर। इंडक्टर के बारे में बता रहा है कि जब हम डीसी लगाते हैं इसके चारों तरफ तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इसके चारों तरफ। Look at the physics behind inductors. A current carrying conductor produces a magnetic field around it, as shown. Let's do an interesting experiment. Let's bend the wire. As you bend the wire, the magnetic field lines interact with each other and produce an interesting magnetic field pattern, as shown. समझ में आ रही है छोरे? वगैरह जब हम वायर को बेंड करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनी थी, ये ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी जैसा कि एक बार मैग्नेट में बनता है। तो यानी ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगी और बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। This magnetic field pattern is similar to that of a permanent magnet, which is why a current carrying loop acts like a permanent magnet. Clearly, simply by increasing the number of loops, we can increase the magnetic flux. क्या बोला लास्ट लाइन? कार्तिकन नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दी तो क्या बढ़ गई? फ्लक्स बढ़ गई। We can also increase this magnetic flux by increasing the current through the coils. ये फ्लक्स A constant called in. फ्लक्स बढ़ानी है तो करंट बढ़ा दो या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। ये अभी आने वाला है इस चैप्टर में, अभी आज ही शायद, आज तो नहीं आएगा, नहीं कल आएगा। Inductance connects between the magnetic flux and the current's value. The value of inductance depends purely on the geometry of the coil. इंडक्टेंस की वैल्यू पूरी तरह से ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री का मतलब इस कॉइल का एरिया कितना है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Now, for the most important part of this video, what will happen if the current through the coil changes? When the current changes, the magnetic flux that the coil produces also changes, which means we need to study the effect of this varying magnetic flux. क्या बोला इसने? जब करंट उल्टा हो जाएगा तो फिर नहीं, ये नहीं बोला इसने। लास्ट में क्या बोला इसने? क्या बोला अभिनव? एसी लगाने के समझ में नहीं आता। जब एसी लगा देंगे तो ये क्या कर रहा था, अभी फ्लक्स को गायब कर देता था, कभी फ्लक्स बढ़ जाती थी, कभी फ्लक्स गायब कर देता था, कभी फ्लक्स बढ़ जाती थी। फ्लक्स को बदल रहे हैं आप जब आप एसी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ रहा है, घट रहा है। एसी में क्या होता है? करंट बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। करंट बढ़ेगा, घटेगा तो करंट की वजह से क्या पैदा हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी। यही तो होगा, है जी? ऐसा मतलब मैं तो सिर्फ शब्द पूछ रहा हूँ आपसे, शब्द वही बता दीजिए जो बोल रहा है। Flux on the coil. To study the effect of varying magnetic flux on a coil, we need to introduce Faraday's law. The great scientist Michael Faraday said if the magnetic flux changes across a loop, it will induce an EMF across it. Here you can see that the permanent magnet approaches or leaves the loop. It will induce an EMF across it. This result occurs because the movement of the permanent magnet causes a varying magnetic flux on the loop. Now, let's apply Faraday's law to an inductor connected across an AC power supply. According to Faraday's law, the varying magnetic flux that the AC power source produces will definitely produce an EMF across it. This EMF is known as back EMF, and this phenomenon. देखने में आसान लग रहा है, बैक ईएमएफ। कभी ये चीज़ सोचिए, कभी जब गैस का लीकेज होता है एलपीजी गैस का, तो आपको क्या कहते हैं, अगर स्विचेस ऑन है तो ऑन रहने दो, ऑफ है तो ऑफ रहने दो। ऐसा क्यों करते हैं? जब एलपीजी गैस का लीकेज होता है, बाई चांस घर में, भगवान न करे किसी के होता है ऐसा, तो कभी भी उसमें, उस केस में जो चीज़ लाइट की जल रही है वो जलने दो, पंखे चल रहे चलने दो, उसे बंद करने की कोशिश मत करो, और बंद है तो उसे खोलने की कोशिश मत करो। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? स्पार्क जनरेट होता है। कहाँ स्पार्क जनरेट होता है और स्पार्क जनरेट क्यों होता है? चलिए मैं बता देता हूँ।
जो स्विच बोर्ड्स होते हैं इसके अंदर स्पार्क जनरेट होता है। वो स्पार्क क्यों जनरेट होता है वही ये थोड़ा सा बता रहा है आपको, बैक ईएमएफ होता है। जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा थ्योरी में तो याद रखिएगा बस इस चीज़ को कि बैक ईएमएफ बताया था इससे, ठीक है। Phenomenon is called self-induction. The electricity we use everywhere is sinusoidal in nature. It's therefore very important to AC we use is sinusoidal nature, साइन वेव की तरह AC चलती है हमारी, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं sinusoidal in nature। देख रहे हो ये साइन वेव, इसे कहते हैं sinusoidal in nature। study the effect of a sinusoidally varying EMF across the inductor. You might have noted that in Faraday's law, everything is about the rate of change. So let's study more about a sine curve's rate of change. Clearly, for the sine curve, the change is zero when the current is at the peak. यहाँ पर एक हमने कॉइल ले ली, हाँ बोलिए प्लीज। इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और बराबर में एक और कॉइल ले ली, और यहां हमने क्या करा, एक स्विच लगा के स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं। क्या होगा सोच के देखो, आपने स्विच को ऑन किया, इसमें करंट फ्लो कर गया। ये दोनों में 3D नहीं बना पा रहा, ये ऐसे बनेगी फेस टू फेस बनेगी। इसमें करंट घूमेगा तो इसमें भी कुछ आएगा, वही बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे? मान लीजिए इसके अंदर मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगा इसके अंदर। अब करंट एकदम तो मैक्सिमम होता नहीं है, करंट बढ़ेगा इसके अंदर। करंट के साथ क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो क्या बनेगा? फ्लक्स। और वो फ्लक्स लाइंस किसके साथ जुड़ जाएंगी? इसके साथ जुड़ जाएंगे। जब भी इसके साथ फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई लेंगे, फिर आप इसको ऑफ कर दो तो करंट मैक्सिमम से फिर कितना होएगा? 0। करंट घटेगा, क्या घटेगी? फ्लक्स। फ्लक्स घटेगी एकदम से, यहाँ पर फ्लक्स घटेगी, क्या क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड। अब मैं स्विच ऑन करके और भूल गया, अब इसके अंदर कांस्टेंट करंट चल रहा है, करंट बढ़ घट नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ घट नहीं रही, फ्लक्स भी नहीं बढ़ी घट रही। इसका मतलब इसके साथ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगी। फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होएगा? ये भी क्लियर है चीज। इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जब एक कॉइल के अंदर करंट बढ़ता घटता है तो बराबर वाली कॉइल के अंदर, नेबरिंग कॉइल के अंदर भी क्या पैदा होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है चीज। लिखो लेंज लॉ। लेंज लॉ, LENZ, it gives the direction of induced EMF। बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में, तुम्हारे एग्जाम में इसके ऊपर आएंगे, जिसमें आपसे बार बार बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन बताइए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेंज रूल एक ही बात कहता है, जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही है उस कारण को खत्म करेगा ये करंट, इंड्यूस करंट। ठीक है जी। पहले हम क्या कर रहे थे? मैग्नेट को पास ला रहे थे तो कह रहा था पास नहीं आने दूंगा, दूर ले जा रहे थे तो दूर नहीं आने दूंगा। अब मेरी बात समझ लो कि नहीं? यहाँ पर भी जैसे आपने अभी एक कॉइल ये ली और एक कॉइल ये ली, इसके अंदर करंट बढ़ेगा, इसके अंदर करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी। ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स के बढ़ने को रोक सकूं। अगर इसका नॉर्थ पोल बनेगा तो ये भी कोशिश करेगा सामने नॉर्थ पोल बनाने की। अब समझ लो, तो इसमें करंट उसी हिसाब से फ्लो करेगा। लेंज रूल लिखो, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। फुल स्टॉप करके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फुल स्टॉप करके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the direction of induced EMF is such so as to oppose, the direction of induced EMF is such so as to oppose the cause or the change which has produced it।
बताने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा है। जी ये वाला फेसिंग, ठीक है ना। दूर जाएगा तो नॉट को खींचेगा वापस, पास आएगा तो नॉट को नॉट लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बना लेते तो अच्छा था, पता नहीं कब पढ़ोगे। इतना गोल मत बना, इतना गोल बनाएगी तो सर्कल ऐसे लगेगा इसका फेस यूं है, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे भी 3D इतनी अच्छी नहीं बनी, ऐसे मत बना, ऐसे मत बना। दीदी इतने गोल गोल मत बना, थोड़ा ओवल शेप बनाओ ताकि पता लगे कि कुछ ऐसा बना। करिए प्लीज। लेंस रूल इंटरेस्टिंग हुआ है। देखो एक एग्जाम क्वेश्चन कराता हूँ। इस डायरेक्शन में करंट है, इसके ऊपर मैंने कहीं पर कोई कॉइल रख दिया, ऐसे वायर का लूप बना दिया, वायर का लूप बना दिया। अब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। कहता है बताओ इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, फ्लक्स बढ़ेगी घटेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब इसको बदल लेते हैं क्वेश्चन को। अब ये करंट कैसा है, इंक्रीजिंग। सोच के करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। करंट कैसा है, इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीज होगा तो इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, लेंज रूल कहता है अगर फ्लक्स बढ़ेगी तो वो फ्लक्स इसके साथ भी बढ़ेगी, और ये अपने करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बनाएगा कि ये उसको अपोज करने की कोशिश करे। कैसे, ध्यान से सुनिए। जब करंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही लेते हो, ऐसे ही लेते हो, तो इस सर्कुलर लूप से फील्ड किधर को आएगी, बाहर को। पहले करंट कुछ था तो 2 फील्ड लाइंस आई, फिर करंट बढ़ गया तो 4 आ गई, 6 आ गई, 10 आ गई, 20 आ गई, तो फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये क्या कहेगा, नहीं, बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा। फ्लक्स लाइन कौन से पोल से बाहर आ रही थी, इसकी फील्ड लाइंस कैसी हो रही थी, बाहर को। फील्ड लाइंस कहाँ को निकल रही थी, बाहर को। ये कहता है मैं अपना करंट ऐसे चलाऊंगा ताकि फील्ड लाइंस किधर को जाएं, अंदर को। फ्लक्स लाइन कौन से पोल से अंदर जाती है, साउथ पोल से, तो वो अपना करंट किधर को घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। ये मेरी कॉइल आ गई, कोई सर्कुलर लूप आ गया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, वायर को होल्ड करो विथ थंब पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ रही है, बाहर। करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी। यानी इसमें से फील्ड लाइंस पहले 10 आ रही थी, फिर 20 आई, फिर 50 आई, फिर 100 आई। इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इन फील्ड लाइंस के बढ़ने को रोकेगा। फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी, ये अपनी फील्ड लाइंस कैसी बनाएगा, अंदर को। अंदर को कौन से पोल से जाती हैं, साउथ पोल, तो ये पोल बनेगा साउथ, पीछे वाला बनेगा साउथ पोल का मतलब कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। अब उल्टा करके देख लो, डिक्रीजिंग करंट, करंट घट रहा है। तो पहले 100 फील्ड लाइंस थी, फिर 90 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 70 हो गई। कह रहा नहीं घटनी नहीं चाहिए। किसको अपोज करता है, चेंज। चेंज क्या हो रहा है, घट रही है, कह रहा नहीं घटने नहीं देंगे। ये फील्ड लाइंस बाहर को तो निकल ही रही थी, ये कह रहा है फिर 100 से 90 क्यों हो रही है, 10 में डाल दूंगा। मतलब ये अपनी फील्ड लाइंस कहाँ को निकालेगा, बाहर को। कौन से पोल से निकलती है, नॉर्थ से, सामने वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये लेंस रूल, ये लेंस रूल, समझ रहे हो बात को। ये किसी भी तरीके से आ सकता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किधर को आई, इनटू द पेज, और आपके पास ये कोई वायर का लूप है, और आप इस वायर के लूप को बाहर निकाल रहे हैं, वायर के लूप को बाहर निकाल रहे हैं।
जब आप इसको बाहर निकालेंगे, अभी तो फील्ड लाइंस जा रही हैं इसके अंदर से, इनटू द पेज जा रही है। जैसे जैसे ये बाहर आएगा, जैसे जैसे ये बाहर आएगा, इसके इस अंदर से फील्ड लाइंस अंदर जानी कम हो जाएंगी। फील्ड तो यहीं तक है ना तुम्हारी, फील्ड तो यहीं तक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पहले फील्ड लाइन बहुत सारी जा रही थी, अब फील्ड लाइंस कैसी हो गई, कम। अब ये कम होगा तो कम नहीं होने देगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा नहीं होगा। अब फील्ड लाइंस हो रही है कम, फील्ड लाइन किधर को जानी थी, अंदर को। ये कहेगा हमारी जो कमी हो रही है मैं पूरी कर देता हूँ। तो ये फील्ड लाइंस किधर को जाएंगी, अंदर को। तो अंदर को कौन से पोल से जाती हैं, साउथ में। मतलब कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो ये अपना करंट किधर चला लेगा, समझ रहे हो। ये लेंस रूल, ये लेंस रूल क्या बताता है, जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ उसकी डायरेक्शन बताता है। जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ उसकी डायरेक्शन बताता है। ये बात समझ में आ रही, उल्टा करके देखो। ये अभी बाहर खड़ा हुआ है, इसको अंदर लेके जाना। अभी फिलहाल फील्ड लाइंस निकल रही है कम, अंदर को जा रही है कम। ये अंदर लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। कह रहा नहीं बढ़नी नहीं चाहिए। मैं अपनी फील्ड लाइंस अगर ये बढ़ा रहा है तो मैं घटाऊंगा, तो ये फील्ड लाइंस बाहर को निकालेगा। कौन सा पोल बनेगा, कौन सा वाइज, ये लेंस रूल। तो मैं देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस रूल, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस रूल। रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो। क्या हो गया, हाँ बनाना क्यों नहीं है। ये फिगर 1 है हमारे जो बना है। बोलो, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए। पहले हमने क्या करा, 2 और 3 को कनेक्ट कर लिया। पहली बार केस में हमने 2 और 3 को कनेक्ट कर लिया। जैसे ही 2 और 3 को कनेक्ट करूंगा, बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा, आया ना। वही तुषार कपूर, तुषार कपूर नाम है ना, क्या नाम है, मनीष नहीं, तुषार कपूर बता रहे थे। तो ना ही हंसता है ना बोलता है, ऐसे ही रहता है। समझ में आया तब भी नहीं पता लगता, ना समझ में तब भी पता नहीं लगता। ऐसा कुछ है क्या, ऐसे मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन तो बदल ले बेटा। यहाँ से करंट चलेगा चलेगा चलेगा, यूं आएगा ऊपर से। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो करंट यूं घूम रहा है। ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में राइट साइड को होगी, मैंने ऐसा मान लिया। जब मैंने इसको स्विच को ऑन किया, ये दोनों को कनेक्ट किया, करंट फ्लो किया, तो इसमें करंट गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर वाला पोल कौन सा बना हुआ, ऊपर वाला पोल बना हुआ है नॉर्थ। डिफ्लेक्शन किधर को आई, मान लो राइट को। ऐसा हमेशा नहीं होता, कोई कन्वेंशन थोड़ी बना दी मैंने, तो जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से करंट गया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट की एंट्री हुई, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, तो डिफ्लेक्शन बाई चांस राइट को होगी। अब हमने रूल बना लिया, हमारे दिमाग में क्या आ गया कि जब भी ऊपर वाला पोल क्या बनता है, नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन किधर को होती है, राइट। ये हमने आगे के लिए समझ लिया। अब हर बार करंट की डायरेक्शन अगर पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हमने क्या याद कर लिया, ऊपर वाला पोल नॉर्थ बनेगा, तो डिफ्लेक्शन किधर को आएगी, राइट को आएगी। दूसरा डायग्राम बनाओ, दूसरा डायग्राम बनाओ, और इस बार केवल इतना बनाना, ये बैटरी वाला पोर्शन
नहीं बनाना इस बार आप, 1 को 2 से कनेक्ट कर देंगे बस। सिर्फ 1 को 2 से कनेक्ट करने। ये नॉर्थ नॉर्थ मत लिखना कुछ भी, लिखा तो नहीं ना, दूसरे डायग्राम में मत लिखना। अभी कौन सा नॉर्थ आ गया, ये नहीं लिखना। पहले वाले में तो लिखो, पहले वाले में लिखो। ये हो गया क्या कर, बाद में हंस लियो। अब हमने क्या किया, क्या कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ आपने करना तो सीख लिया कि लेंस लॉ अपोज कर रहा है मोशन को, कॉज को, लेकिन क्या हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को जो हम कह रहे हैं? हम केवल वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार हमने इतना तो देख लिया, करंट पास किया तो हमने एक रूल याद कर लिया उसको कि भैया ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है राइट साइड। अब हमने बैटरी हटा दी, करंट का सोर्स हटा दिया, ऊपर से हमने मैग्नेट को नीचे आने दिया। जब ऊपर से मैग्नेट नीचे आएगी तो ये नॉर्थ पोल नीचे आया, तो जब हम नॉर्थ पोल को नीचे आए ना तो हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर राइट को आ गई। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट को आती है तो अभी हम देख कर आए ऊपर वाला पोल कौन सा बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। और ये लेंस रूल जो अभी हम पढ़ रहे थे वही बात नहीं हुई कि जब नॉर्थ पोल पास आएगा तो सामने वाला नॉर्थ पोल बनेगा ताकि इन दोनों के पास आने को रोक सके। रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। जरूरी नहीं है मैग्नेट ही आए, कॉइल चली जाएगी, दोनों आगे आ जाएंगे, ये भी आगे आ जाएगा और ये भी आ जाए, दोनों भी हो सकते हैं। रिलेटिव मोशन होना चाहिए बस दोनों के बीच में, कोई सा भी, एक इधर से आए या एक इधर से आए या दोनों ऐसे ऐसे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बात समझ में आ रही है? ये हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया लेंस रूल को। लेंस रूल क्या कह रहा था कि अगर नॉर्थ पोल को पास लाइएगा तो सामने नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसको दूर ले जाइएगा तो साउथ पोल बन जाएगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया इस चीज़ को कि जब राइट साइड को डिफ्लेक्शन आती है तो नॉर्थ पोल बनता है। हम नॉर्थ पोल ही हमने मैग्नेट का पास लाए, बातचीत नहीं, नॉर्थ पोल को ही हम पास लेकर आए। जब नॉर्थ पोल को पास लाए तो डिफ्लेक्शन किधर को हो गई, इसका मतलब ऊपर वाला नॉर्थ बन गया। ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ये भी भेज दूंगा। और इसी कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में आप ये माइनस का साइन लगाएं, ठीक है ना। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। लिख लेना इसमें, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that direction of induced EMF is such so as to oppose the induced EMF. So as to oppose the change in flux. So as to oppose the change in flux. Direction, negative sign indicates that the direction of induced EMF is such so as to oppose the change in magnetic flux. फिजिक्स में बहुत सारी चीजें सिमिट्री से शुरुआत की जाती है, जैसे इसमें भी सिमिट्री से शुरू करी। सिमिट्री क्या थी, आपने कहा A से B बनता है तो B से A भी बनता होगा। आगे भी आप चैप्टर्स में पढ़ोगे कि अगर एक चीज से दूसरी चीज बन रही है तो दूसरी चीज से भी पहली चीज, इसका मतलब आपस में सिमिट्री आती है कहीं ना कहीं। बहुत जगह सिमिट्री से चीजों को शुरू किया गया ढूंढना और वो मिली। पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल भी मिलेगा, हर चीज का एंटी पार्टिकल है। लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पेजेस जरूर छोड़कर रखना, मैं आज ये भेज दूंगा आपको। लेंस लॉ,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में मैंने यहाँ लिखा हुआ अपने पे थोड़ा सा, जैसे तुम राइटिंग लेते हो उसमें तो आधे चौथाई पेज में आ जाएगा, बस यही आपका तो 1/4 में आ जाएगा। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये हिमांशु बाबू फ्री में एनर्जी नहीं मिल रही, ये आप देख रहे हो, ये कॉइल है आपके पास, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया आपने, और यहाँ ये आपके पास मैग्नेट आ गई, मैग्नेट पास आ गई, करंट आ गया, मैग्नेट दूर चली गई, करंट आ गया, बढ़िया इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई। काहे का वर्क करना पड़ा, बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो कैसे होगा, कंजर्वेशन तो हमारा वैलिड ही रहेगा। आप इस मैग्नेट को यहाँ लाइए या कॉइल को यहाँ लेके जाइए या दोनों को आसपास लाइए, आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तब तक एनर्जी कहाँ से आएगी आपको, बस तो कंजर्व ही है एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा नहीं हुई कहीं से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा नहीं हुई है, मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, लिखो मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, वेरियस मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। हाँ, अगली हेडिंग वो भेज दूंगा ना, इतना सा छोड़ दो, 8-10 टाइम छोड़। अब ये लिखवाऊं कि वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वही सब कहानी लिख रखी है उसमें कि भैया मैग्नेट को पास है, फोटो कॉपी दूंगा, भेज दूंगा मैं। अब मैं ये भी काम करता रहूँ, बताओ फोटो कॉपी। कल एक असाइनमेंट दी थी ना पराठों में लगाने के लिए, उसमें 90 पेज लग गए, कितने पेड़ कटे हुए, क्या फायदा। अब मैं देता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम नलायक हो सारे के सारे, घर वालों से फोन मांगते हो फिर उसमें गेम खेलते हो, इसलिए मैं वो कोशिश करता हूँ फिजिकल कॉपी दे दूँ, ज़्यादा अच्छा है। लिख वेरियस मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। लिखो इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अब तो गवर्नमेंट धीरे धीरे पेपरलेस करती जा रही है हर चीजों को, लेकिन बच्चों के केस में ये पेपरलेस का काम ही खराब हो गया। देखते मेरी वीडियो है फोन के चक्कर में, और चल रहा होता नेटफ्लिक्स पीछे डबल स्क्रीन में, नहीं सर का लेक्चर रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो होता ही, क्या कर सकते हैं। पेपरलेस तो इसलिए अब देखो छोटी सी असाइनमेंट थी, उसमें पिछली बार 90 पेजेस गए, तो 3 असाइनमेंट मैंने 30 कॉपी निकाली, 90 पेजेस गए। अब सोचो अगर कितने तो स्कूल है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने सब पढ़ाने वाले हैं, सब लोग ही इतनी बुरी तरीके से पेपर्स छपेंगे जो कि छप रहे हैं, तो कितना खतरनाक काम है, कितने पेड़ कटेंगे, तुम्हें महसूस भी नहीं हो रहा इस चीज़ पे। पेपरलेस होना ये जरूरी है, लेकिन बच्चों के केस में फेल है चीज़। मैं अपने वालों को जानता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी कहता रहता हूँ, भुगत तो मैं भी रहूँ, इसलिए तो फ़ोन का पेपर देना पड़ता है, क्या करें। बच्चों बड़ों को तो समझाया जा सकता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप अपना असाइनमेंट ले जाइए, अपना मॉड्यूल बनाइए, कुछ भी करिए, आप अपना जितना भी वर्कलोड करना सारा करिए आप। बच्चों को क्या समझाओ, छोटे बच्चों को नेटफ्लिक्स देखने से फुर्सत नहीं होती, वेब सीरीज देखते हैं, कोई वो कौन सी देख लीजिए तो बता दें, मार्केट में मंजोलिका, हम ही तुम्हारा खून पीवे, खतरनाक खतरनाक। देखो कॉमेडी है, फ्लक्स बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, एरिया बदल दो, थीटा बदल दो, ये तो कर सकते हो। एरिया बदलता हुआ अभी आपने देखा, हालांकि देखोगे भी, अभी आपने देखा था, एग्जाम्पल कर रहे थे, और यहाँ पर वो एरिया एसोसिएटेड विद फ्लक्स अंदर को ले गए थे, बढ़ रहा था, बाहर को ले गए थे, एरिया एसोसिएटेड विद फ्लक्स घट रहा था। एरिया चेंज करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर ही सकते हैं आप, फील्ड को बढ़ा दो घटा दो तो कर ही रहे। ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ाया हो, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या कराया आपने, ये कॉइल, इसके पास मैग्नेट ले गए, क्या बढ़ाई, ये तो चेंज कर रहे हो। और तीसरी चीज क्या हो रही है, थीटा, थीटा कहाँ चेंज होता है,
आज ही पढ़ा है, 1 घंटे की वीडियो देख के बैठे हो। अरे एसी जनरेटर में क्या कर रहे थे? एसी जनरेटर में कॉइल घूम रही थी, आर्मेचर घूम रही थी, थीटा चेंज हो रहा था। ठीक, लिखो फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग B, थीटा, A। और जहां आपने चेंज इन B लिखा है वहां आप लिख सकते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या कम ज्यादा कर रहे थे? बीडी तो कर रहे थे। दूसरा लिखो विल बी स्टडीड इन एसी जनरेटर। अभी पढ़ेंगे इसको। टाइम देखना है 58। अच्छा, तीसरा लिखो जो पढ़ने वाले एरिया वाला, चेंज इन एरिया, फ्लक्स चेंज एंड हेंस चेंज इन फ्लक्स चेंज एंड हेंस प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। Flux change and hence production of induced EMF by changing area. दोबारा बोल देता हूँ, flux change and hence production of induced EMF by changing area। और यहाँ स्लैश डाल देना, मोशन से पैदा होने वाला ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, फ्लक्स बनाओ। किधर है फ्लक्स? ये पेन टू द पेज। अलखान, फ्लक्स किधर है? इन टू द पेज। आउट ऑफ द पेज होती तो क्या करता है? डॉट्स लगाता है। वेरी गुड। इतनी कोई हालत नहीं है, तो समझता हूँ तो पढ़ने में तो अच्छा होगा। रोशन उतारियो। हाँ, लिखो जरा। समझ लो, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की बॉर्डर लाइन पे खड़े थे और हमने इसका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकाल दिया। कितना बाहर निकाल दिया? dx। ये हिस्सा बाहर निकाल दिया। अब इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो बढ़ गई या घट गई? है, बढ़ गई, है ना? क्या हुआ है? अच्छा, बाहर आए तो घट गई। चलो, घट गई। करंट की डायरेक्शन भी बताई, तो जब इतना समझ गए हो तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ट्राई कर लिया, मुझे मालूम है, तो ये टाइम हो गया, देख ले। ये क्यों मारा है? लेंस रूल लगा। ये क्यों मारा है? लेंस रूल लगा। बाहर जा रहे हो, फ्लक्स घट रही है। फ्लक्स कैसे जा रही थी? और फ्लक्स घटेगी। ये कहेगा नहीं, जो कमी होगी मैं पूरी कर दूंगा। तो ये अपनी फील्ड लाइंस कैसी डालेगा? यहाँ से अंदर की तरफ। कौन से पोल से घुसेंगी? साउथ। कौन सा वाइज आएगा? क्लॉकवाइज। तो करंट आ जाएगा। सर मत चलाइए मालिक। करंट कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही थी, आपकी थी। हाँ, बढ़िया।
अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरीके से करा, मुझे लगा तो ये लगा रहा है। नहीं नहीं अच्छा लिखो उसको, लिखो आगे लिखो। लिखो जरा, क्या रह गया देव कुमार? अच्छा समझा दे। लेट ए कॉइल एज शोन, let a coil as shown moves with velocity v, moves with velocity v perpendicular to direction of magnetic field. लिख दिया। Let it move by a distance dx, let it move by a distance dx in time dt. ठीक है, आगे लिखो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉइल which is linked with magnetic flux. कितना एरिया बाहर आ गया? L इंटू डी एक्स। कितने टाइम में बाहर आ गया? dt टाइम में बाहर आ गया। ठीक है यहाँ तक? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, ये एरिया बाहर आ गया। आगे लिखो decrease in flux linked with the coil decrease in flux linked with the coil और फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल और डी एक्स माइनस में। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, कॉइल की लेंथ ये जो आपकी ये आ रही है सेम है, क्या बदलेगा? ये dx है, यही बाहर हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना आ गया? बी एल डी एक्स बाई डी टी, माइनस तो हटाई दिए, ये क्या होता है? वेलोसिटी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया बी एल वी। अब जितनी तेजी से वेलोसिटी, यानी जितनी तेजी से इस कॉइल को बाहर लाओगे उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। बाकी फैक्टर्स आपके सामने। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ईएमएफ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ा दो, ईएमएफ बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ा दो, वेलोसिटी की वजह से ही कह रहे हैं मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन। समझ रहे बात को? बस आगे